हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपका लास्ट एग्ज़ाम, अभी प्रीवियस एग्ज़ाम जो था वो था हिस्ट्री सिविक्स का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ गद्य की और पद्य की। गद्य स्टोरीज होती हैं और पद्य पोएम्स होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीएससी साहित्य सागर। सो आपका विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, व्हाट आर द कंटेंट्स और स्टोरीज़ में क्या है, किसने लिखी है, कैसी है। ठीक है। एक बहुत छोटा सा टिप दूंगी मैं आपको, बहुत इजी टिप दूंगी आपको, बहुत आसानी होगी पेपर सॉल्व करने में, चाहे अभी एमसीक्यू वाले पेपर हों चाहे बाद में अगर रिटन वाले जो आपके पेपर हों वो हों। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना भी गद्य होगा, जितना मतलब जितनी भी स्टोरीज आएंगी आपकी गद्य वाले सेक्शन से, उसमें आपको स्टोरीज को रटना नहीं है। स्टोरीज के क्वेश्चन आंसर या अवतरण जो आपने लिखे होंगे क्वेश्चन कॉपी में, आपके स्कूल में लिखवाए गए होंगे, वो आपको रटने नहीं है। अगर आप स्टोरीज़ रीड कर लेते हो अच्छे से, आप स्टोरी एक बार समझ लेते हो, तो आपको चीज़ें, आपको आंसर अपने आप आएगा। क्वेश्चन कुछ भी हो, अवतरण कुछ भी हो, हमेशा याद रखना हिंदी में और इंग्लिश में आंसर्स आप अपने मन से लिख सकते हो। हम्म? और दूसरी बात कि आंसर्स जो भी आप लिखोगे वो बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन एक बार देखने से लग सकता है फ्रेजल हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आंसर्स इजी होते हैं अगर आप उनको रटो ना तो। अब पोएम तो आपको समझनी पड़ेगी, बट जो स्टोरी अगर आप उसको एक कहानी की तरह समझ लेते हो कि भाई हाँ एक राजा था एक रानी थी, मतलब अगर ऐसे करके आप समझ लेते हो तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको लिखने में भी। और अगर एमसीक्यू अगर आपका है कल, तो वो एमसीक्यू में भी बहुत आपको बहुत ज़्यादा आसान रहेगा हर चीज़ सॉल्व करना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारी स्टोरी है वो है बात अठन्नी की। आई एम जस्ट सॉरी गाइस, इसमें मैंने आर भी ऐड कर दिया है। बात अठन्नी की, ठीक है। इट इज़ रिटन बाय सुदर्शन। इट इज़ रिटन बाय सुदर्शन जी। बात अठन्नी की एक स्टोरी, मैं आपको इसका पूरा सारांश बताऊंगी, बट पहले हम सुदर्शन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुदर्शन जी का जो रियल नेम था वो था बद्रीनाथ। ओके, सुदर्शन आप याद कर सकते हो इनका रियल नेम। समझ लो कि बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जगह है जहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। और सुदर्शन कौन थे? सुदर्शन चक्र था कृष्ण जी का। तो आप कहीं ना कहीं रिलेट करके याद कर सकते हो, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। सुदर्शन जी का रियल नेम बद्रीनाथ था। इनका जन्म जो था वो सियालकोट में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। अब मैं आपको ये चीज़ भी लिंक करा देती हूँ कि सुदर्शन जी, यू नो आई टोल्ड यू, चक्र, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश साथ रहते थे। हाँ, वैसे ही सुदर्शन जी का वास्तविक नाम, रियल नेम बद्रीनाथ था। ठीक है, उनका जन्म सियालकोट में हुआ। अब इससे याद रख लो बद्रीनाथ कहाँ पे है, ऊंचाइयों पे है। सियालकोट नियर पाकिस्तान, वर्तमान में, जो कि अभी मतलब करेंटली जो कि पाकिस्तान में है। ओके, बस आपको रिलेट करने के लिए मैं ये स्टोरी बता रही हूँ, माइंड मैप बता रही हूँ। सुदर्शन जी का रियल नेम बद्रीनाथ था। इनका बर्थ सियालकोट में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में, करेंटली इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। सन 1895 में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र, उर्दू में पब्लिश होने वाली, प्रकाशित मतलब होता है पब्लिश होने वाली, दैनिक पत्र मीन्स होता है न्यूज़पेपर। ओके, डेली न्यूज़पेपर। इन्होंने उर्दू में पब्लिश होने वाली जो डेली न्यूज़पेपर, जिसका नाम आर्य गजट करके था, उसके ये संपादक थे के रूप में कार्य किया इन्होंने, मतलब एक जर्नलिस्ट के रूप में कार्य किया। ये एक जर्नलिस्ट थे। और मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। 1895 में पैदा हुए और 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी जो थी, हमेशा याद रखना पहली कहानी और आखिरी, और कुछ बहुत ज़्यादा फेमस कहानियाँ याद रखना, तो वो आपके लिए इजी रहेगा लिखना। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी। हार की जीत, ठीक है, जो सन 1920 में, यू कैन रिमेंबर बाय 1920 में एविल वाला आया था ना,
अभी मूवी बहुत साल पहले आई थी 1920 एविल रिटर्न्स, उसमें भी क्या होता है, हाँ मतलब समझ रहे हो, लिंक करो उस बात को। हार की जीत थी इनके स्टोरी, इनकी सबसे पहली कहानी थी हार की जीत, जो सन 1920 में सरस्वती में पब्लिश हुई थी। सरस्वती वॉज अ मैगजीन, उसमें पब्लिश हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, इन्होंने अपने नाम से भी एक लिखी है, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है, संग्रह कहानी सीरीज़ है। और परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर इनकी बहुत ज़्यादा फेमस नॉवेल्स हैं। नॉवेल्स को हम उपन्यास कहते हैं। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभाववादी तथा मुहावरेदार थी। मुहावरेदार मतलब ये बीच बीच में अपने स्टोरीज़ के इडम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करते थे, ठीक है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों से महारत हासिल थी। इन्होंने पोएम्स में भी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं और स्टोरीज़ में भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लिखी हैं। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखी है इन्होंने। अगर हम बात करते हैं बात अठन्नी की कहानी की, इस कहानी में क्या होता है, रसीला जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ का काम करता था, ठीक है, उसका बहुत कम वेतन था। वेतन में आपको मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, सारांश बता देती हूँ, वो आपको ईजी होगा समझना। रसीला जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, ध्यान से सुनो, रसीला किसके यहाँ नौकर था, बाबू जगत सिंह के यहाँ। बाबू जगत सिंह कौन थे, इंजीनियर थे, उनके यहाँ नौकर था और इसका वेतन 10 रुपये था। अब इफ़ आस्ट कि इसके मतलब परिवार में कौन कौन था, तो गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। माँ नहीं थी, पिता थे, पत्नी थी, एक लड़की और 2 लड़के थे, ओके। इनका ये अपनी सारी तनख्वाह जो था वो तो घर भेज देते थे और उसी से इनके घर वालों का गुजारा चलता था। इन्होंने मतलब रसीला ने बहुत बार अपने इंजीनियर बाबू से, जगत सिंह से वेतन बढ़ाने को कहा, लेकिन वो नहीं, वो मतलब हर बार यही कहते कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो वहाँ तुम चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। और ये सोचता था कि मैं यहाँ इतने साल से हूँ, जितनी इज्जत मुझे यहाँ मिल रही है वो कहीं और नहीं मिलेगी, भले मुझे कोई 2 पैसा ज़्यादा देते। अब इनके जस्ट बगल में एक जिला मजिस्ट्रेट थे, शेख सलीमुद्दीन करके, जो इंजीनियर बाबू के पड़ोसी रहे, ठीक है। उनके यहाँ का चौकीदार जो था वो रमज़ान था, और रमज़ान और रसीला में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी। दोनों बहुत देर तक साथ बैठते थे, आपस में बात करते थे। अब शेख साहब जो थे, मतलब कौन, जिला मजिस्ट्रेट, उनको वो फलों के शौकीन थे। तो रमज़ान क्या करता था, रसीला को फल देता था। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, तो रसीला क्या करता था, रमज़ान को मिठाई देता था। मतलब अगर रसीला को कुछ मिठाई मिले तो वो रमज़ान को दे, रमज़ान को कुछ फल मिले तो वो रसीला को दो, ऐसा होता था। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा उदास बैठा था रसीला, तो रमज़ान ने पूछा कि क्या हुआ, तो रसीला ने बताया कि मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, घर से खत आया है और रुपया नहीं है। और साहब मालिक तो पेश की तो मालिक से मतलब उसने मांगा, तो उसने क्या, उनके मालिक ने क्या कहा, जगत सिंह ने क्या कहा, रसीला ने जब पैसे मांगे तो जगत सिंह ने क्या कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये सब बात उसने रमज़ान को बताई। रमज़ान फिर अपने रूम में जाता है, वहाँ से पैसे लेके आता है, उसको देता है, ठीक है, उसको देता है और कहता है कि जब तुम्हारे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, सही हो जाएं, मतलब यही प्रे करूँगा मैं। तो और ऐसे मतलब ना रसीले के बच्चे भी स्वस्थ हो गए। फिर उसने रमज़ान का लोन जितना भी था, मतलब रमज़ान ने उसे दिया था, वो सब उसने वापस कर दिया। बस 8 आने बाकी रह गए थे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको इसके स्टोरी का नेम पता है, बात अठन्नी की, 8 आने अठन्नी बाकी रह गई थी। रमज़ान ने कभी ना पैसे मांगे थे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख नहीं मिला पाता था, वो बहुत ईमानदार था। एक दिन क्या होता है, बाबू जगत सिंह जो है वो अपने कमरे में बैठे बैठे किसी से बात करते रहते हैं, तो वो घूस लेते हैं या देते रहते हैं। तो कहता है वो मतलब 500 रुपये की बात होती है, तो वो कहते हैं कि इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, ये तो बहुत कम है।
तो वो कहते हैं हुजूर मान जाइए, आप समझे आप मेरा काम मुफ्त में किया है। तो रसीला समझ आता है कि भीतर रिश्वत वाली चीज़ चल रही है, ठीक है, रुपए कमाने का ये कितना आसान तरीका है। वो सोचता है कि वो दिन भर मजदूरी करता है और उसके बाद हर महीने बस उसके पास 10 रुपए हाथ आते हैं। तो एक दिन क्या होता है, उसे रसीला को जगत सिंह भेजते हैं कि मिठाई लेके आओ। तो वो मिठाई लेने जाता है और उसने 5 रुपए दिए होते हैं। तो वो 4.5 रुपए की मिठाई खरीदता है और रमज़ान को 18 लौटाकर समझता है कि कर्ज अदा कर गया, उसने उतार दिया। तो बाबू जगत सिंह मिठाई देख के चौंक जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो बहुत कम मिठाई है, 5 रुपए की मिठाई नहीं है। तो वो कहता है नहीं हुजूर 5 की है। वो कहता है बाबू जगत सिंह से रसीला कि नहीं नहीं ये 5 ही की मिठाई है। और वो उसकी झूठ बोलने की आदत रहती ही नहीं है रसीला की, वो बहुत ईमानदार रहता है। उसके चेहरे पे धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिएक्शन दिखने लगता है कि उसने झूठ बोला है। तो वो जगत सिंह कहता है ठीक है मैं चलता हूँ दुकान वाले के पास, देख लेते हैं, सच का सच पानी का पानी हो जाएगा। तो वो तो वो बोला कि तब वो रसीला अपनी गलती मानता है और कहता है सॉरी गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो बस लेकिन इंजीनियर बाबू जो थे जगत सिंह, वो गुस्से में आग बबूला होने लगते हैं, ठीक है। वो खूब पीटते हैं रसीला को और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने लेके जाते हैं। फिर सिपाही को हाथ में 5 का नोट रखते हुए कहते हैं मनवा लेना, वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है। फिर दूसरे दिन मुकदमा किसके पास जाता है, शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश होता है, जो कि कौन थे, उसके जस्ट पड़ोस में रहते थे और रमज़ान के मालिक थे, ठीक है। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर, वो चाहता तो छुपा सकता था ना, बट वो उसने नहीं छुपाया। वो एक झूठ के पीछे और झूठ नहीं बोलना चाहता था और वो साहस ही नहीं हो रही थी उसकी, क्योंकि वो इतना ईमानदार इंसान था। शेख साहब जो थे वो बहुत न्यायप्रिय आदमी थे, ठीक है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछ लिया। अब क्या हुआ, फैसला सुनाकर जब रमज़ान ने फैसला सुना, हम्म जब रमज़ान ने फैसला सुना कि उसे 6 साल की कैद हो गई, वो इतना सब सुनने पे भी, तो उसने क्या किया, वो बहुत आग में, मतलब आंखों में उसके खून उतारा कि भाई लोग कैसे हैं, जो रिश्वत लेता है उसको कुछ नहीं करते, जो सीधा साधा ईमानदार है उसे ही सब कुछ कर रहा है। तो वो सोचने लगता है कि दुनिया कितनी न्याय नगरी है, अंधेरी नगरी है। चोरी पकड़ी जाती है तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोरते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। छोटे छोटे लोगों को लोग अपना मोहरा बनाते हैं, ठीक है। रमज़ान घर पहुंचता है, एक दासी पूछती है रसीला का क्या हुआ। तो रमज़ान कहता है 6 महीने की कैद। तो वो दासी कह देती है अच्छा हुआ वो इसी लायक थी। तो रमज़ान और गुस्से में आ जाता है, वो कहता है वह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। अब रात के समय जब 1500 के चोर, मतलब वो फिर बोलने लगता है कि जब लोग रिश्वत लेते हैं तब भूल जाते हैं, अब जब उसने अठन्नी ले लिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ पर बात ख़त्म होती है। कंक्लूजन ये निकलता है, स्टोरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि बड़े बड़े लोगों का आप कितना भी वो चोरी करें या गद्दार हो जाएं, क्राइम करें, उनकी चीज़ें सामने नहीं आती। बट अगर कोई किसी छोटे इंसान ने किया है, किसी गरीब इंसान ने किया है, तो उनकी चीज़ें सामने आती है, उनके छोटे छोटे चीज़ों पे भी उनको सज़ा मिलती है, ठीक है। सो दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी बात अठन्नी की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, गद्य स्टोरीज की, काकी बाय सियाराम शरण गुप्त। सबसे पहले हम जानते हैं कि सियाराम शरण गुप्त थे कौन। सो सियाराम शरण गुप्त का जन्म जो था, जो उनका बर्थ था, वो झांसी के पास में चीर गांव में हुआ था, जो कि सन 1895 में हुआ था। अब एक चीज़ याद रखना, 1895 में सियाराम शरण का भी गुप्त का भी बर्थ हुआ था और सुदर्शन का भी बर्थ 1895 में ही हुआ था, ठीक है। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। अग्रज मतलब बड़े भाई थे, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। इन्होंने 3 भाषा सीखी, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है।
मतलब ये मतलब हर बुरी चीज़ के अगेंस्ट में इन्होंने स्टोरीज़ लिखी अपनी। फिर वो चाहे दरिद्रता हो, चाहे गरीबी हो, या चाहे कुरीतियों के उससे हो, इन्होंने हर चीज़ के विरुद्ध जाके लिखी है। गुप्ता जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरिक प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। 63 मीन्स 1963 को इनका निधन हो गया। अनाथ, आद्रा, दुर्वादल, इनके काव्य खंड, मानुषी कहानी संग्रह, पुण्य पर्व नाटक, अनुरूपा तथा अमृतपुत्र, ये सब आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हो। इसका इनका लास्ट का इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं। कविता संग्रह, नारी और गोद, उपन्यास थी, इनकी नॉवेल्स थी, तथा झूठ सच इनका निबंध संग्रह था। ऐसे सीरीज़ थी, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी और बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। गुप्ता जी की भाषा बहुत इजी, सहज और व्यवहारिक थी। जैसे कि हमने बात किया अभी पिछले उसमें सुदर्शन जी का, उनके इडम्स एंड फ्रेजेस वाली भाषाएं थी, बट इनकी ऐसी भाषा नहीं है। इनकी भाषा बहुत ही सिंपल, आसान और व्यवहारिक थी भी, मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल। अब बात करते हैं काकी स्टोरी में है क्या। तो काकी स्टोरी में अगर हम बात करें क्या है, तो श्यामू नाम का एक लड़का रहता है। वो जब सुबह उठता है तो देखता है कि घर में बहुत ज़्यादा कोहराम मचा है, बहुत ज़्यादा रोना हो रहा है, सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, लेटी हुई है, ठीक है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बहुत बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ठीक है। लोग जब उसको शमशान ले जाने लगे, तो उठा कर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बहुत ज़्यादा मतलब उपद्रव मचाना मतलब होता है शैतानी करना। तो वो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा। शैतानी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा वो रोने लगा, पकड़ने लगा उन लोगों को कि नहीं तुम मेरी माँ को नहीं ले जा सकते, मतलब रोकने लगा, ठीक है। उपद्रव मचाने लगना, अड़चन बनने लगा। फिर लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर, उमा कौन थी, उसकी माँ थी, ठीक है। फिर वो कहता है कि क्यों काकी सो रही हैं क्या, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगा। तो लोग उसे बहुत ज़्यादा हार्डशिप से हटाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब उसे बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है हटाना, ठीक है। फिर उनका जब देह संस्कार हो जाता है, दैट इज़ अंतिम संस्कार हो जाता है, तो वो कहता है, मतलब अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं, तो वो कहता है कि नहीं मैं उन्हें नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन फिर भी लोग ले जाते हैं, और जितने भी गुरुजन रहते हैं उसे विश्वास दिलाते हैं श्यामू को कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। लेकिन अब उन लोगों ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन एक बात बताओ, सच कब तक छुपा रहता है, ज़्यादा देर तो नहीं छुपा रहता। लेकिन आसपास के बच्चों ने खेल खेल में ही बोल दिया कि तुम्हारी माँ तो मर गई, तुम्हारी काकी तो अब नहीं आ सकती, तुम्हारी काकी राम के ऊपर गई, राम के पास गई ऊपर। तो काकी के लिए बहुत दिन तक पहले तो वो रोया, ठीक है, बहुत, फिर शांत हो गया। फिर लेकिन उसके अंदर का जो शोक था ना, जो उसके अंदर का दुख था, वो शांत नहीं हुआ। वो रोकर तो शांत हो गया, बट उसके अंदर जो फीलिंग थी ना, मतलब कि मेरी माँ मुझे छोड़ गई, काकी मुझे छोड़ गई, वो शांत नहीं हुआ। तो एक बार क्या हुआ, जब उसने ऊपर आसमान में पतंग को उड़ते देखा, तो पता नहीं क्यों उसने क्या सोचकर उसके दिल में एक ख्याल आया, एकदम से ख्याल आया, और उसने वो अपने पिता के पास, जो कि विश्वेश्वर था, उससे जाके बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। तो अब भाई उसकी वाइफ की डेथ हुई है, उनके वाइफ की डेथ हुई है, तो वो पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर थोड़ा अलग अलग से रहने लगे, उनका मन कहीं लगता ही नहीं था। तो उन्होंने कह दिया अच्छा मंगा दूंगा, ये कहकर वो चले गए। तो श्यामू पतंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो अपनी इच्छा किसी न किसी तरह रोक रहा था। फिर एक जगह खुटी पर जब उसने देखा कि उनका कोट टंगा हुआ है विश्वेश्वर का, उसके पापा का, तो इधर उधर देख के उसने क्या किया, स्टूल खिसकाया और ऊपर चढ़ के कोट के जेब में हाथ डाला। उसने देखा कि पैसे मेरे, तो उसने एक चवन्नी का वहाँ से एक चवन्नी मिली उसको, उसने तुरंत उठाया और वहाँ से भाग गया। फिर एक सुखिया दासी का लड़का था भोला, उस श्यामू ने उसको पैसे दिए और चवन्नी देके कहा,
अपनी जीजी से, मतलब अपनी दीदी से कहकर तुम मेरे लिए गुपचुप, मतलब बिना वो को, ताकि किसी को बताए ना, एक गुपचुप पतंग मंगा दो और डोर मंगा दो, और कोई जान ना पाए इस बात को। ठीक है, अब पतंग आ गई, एक अंधेरे में उसमें डोरी बांधी जा रही थी। तो श्यामू ने धीरे से बोला, भोला किसी से कहोगे तो नहीं, मैं एक बात कहूँगा अगर? तो भोला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से क्यों कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा, आप बताओ मुझे। श्यामू कहता है, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर मेरी काकी नीचे उतरेगी। ठीक है, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था, जो कि सुखिया दासी का बेटा था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक दिक्कत है, ये डोर बहुत पतली है, काकी उतर नहीं पाएंगी। तो कहता है कि इसे टूट जाने का डर है, पतंग में मोटी रस्सी बांधनी पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब श्यामू चिंता में आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है इस बात को लेके। फिर वो कहता है कि मतलब बात ज़्यादा पैसे की है। फिर उसने क्या, अब वो सोचता है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। तो वो क्या करता है, वो वापस अपने पिता के कुर्ते में हाथ डालता है, अपने कोट में, उनके कोट में हाथ डालता है और 1 रुपया निकालता है, 1 रुपया चोरी करता है, ले जाकर भोला को देता है और कहता है, देखो भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दें। कितनी? 2 रस्सियाँ। ठीक है, एक रस्सी, सुनो, एक रस्सी छोटी पड़ेगी तो हम दूसरी बांध देंगे, और जवाहर भैया से काकी लिखवा देंगे। किससे लिखवाएंगे काकी? क्योंकि उनको लिखना नहीं आता था उन लोगों को, तो वो जवाहर भैया से काकी लिखवाते। फिर कहता है कि नाम की, अगर नाम लगा रहेगा, नाम का स्लिप रहेगा उस पतंग पे, तो काकी वो आराम से काकी के पास ही पहुंचेगी। ठीक है, 2 घंटे बाद अब जब श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठकर बांधने लगते हैं पतंग से रस्सी, तो क्या होता है, तुरंत अचानक ही विघ्न की तरह आ जाते हैं। कौन? विश्वेश्वर, उसके काका। भोला और श्यामू को धमका कर बोलते हैं कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला। भोला बहुत डर जाता है और वो एक ही डांट में, ठीक है, भेद खोल देता है, सारा राज खोल देता है। वो कहता है, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। अब विश्वेश्वर श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहता है कि चोरी सीख कर जेल जाएगा, ये है वो है, अच्छा आज तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। ठीक है, वो फिर और मारते हैं उसको, और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डालते हैं उसकी। फिर अब रस्सियों को देखकर कहते हैं, ये किसने मंगाई? तो भोला कहता है, ये इन्होंने ही मंगाई थी, कहते थे इन्हें पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर जो था वो कुछ नहीं सोच पाता जब वो ये सुनता है। ठीक है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और वहीं पे खड़ा रहता है। फिर वो फटी हुई पतंग को उठाकर देखता है और कहता है, और देखता है, जब उस फटी हुई पतंग को उठाकर देखता है और अपने मन में ही मतलब सोचता हुआ रहता है, तो ये देखता है क्या, कि उसके पतंग पे लिखा, एक कागज चिपका था जिस पे लिखा था काकी। सो द कंक्लूजन इज कि बच्चे ने, जो श्यामू था, उसने तो अच्छाई के लिए चुराया था, बट यहाँ विश्वेश्वर समझ नहीं पाया था, शौक हो गया था कि ये अभी तक उस गम से निकल नहीं पाया है। दूसरी बात, विश्वेश्वर ये सोच रहा था कि मतलब इतना कैसे कोई किसी के बारे में सोच सकता है, यू नो व्हाट। विश्वेश्वर बहुत हदबुद्धि होके रह गया था। वो बहुत मतलब वो एकदम कुछ सोच पाने की अवस्था में ही नहीं था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये है क्या, क्यों हुआ। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द महायज्ञ का पुरस्कार। दिस इज आवर थर्ड स्टोरी बाय यशपाल। ओके, तो यशपाल कौन थे, पहले हम ये जान लेते हैं। स्वातंत्र संग्राम में क्रांति सेनानी रहे यशपाल हिंदी साहित्य के, अब देखो ये फ्रीडम स्वातंत्र संग्राम में क्रांति सेनानी थे, ये क्रांति से फ्रीडम फाइटर भी थे यशपाल, और ये हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार थे। कथाकार मीन्स स्टोरी टेलर एंड निबंधकार मीन्स ऐसे राइटर। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में, जब इनकी स्टूडेंट लाइफ थी, तो इनका इंट्रोडक्शन क्रांतिकारी दल से हो गया था, क्रांतिकारी दल से हो गया, पार्टी से हो गया था। इन्होंने विप्लव नाम का एक पत्र निकाला था, तथा साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। उन
उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ। इन्हें अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है ज्ञान ध्यान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिनगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने नॉवेल, ऐसे, संस्मरण, नाटक, नाटक मीन्स ये ड्रामास, ओके, आदि भी लिखे हैं। झूठा सच, दादा कामरेण, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का शाप, इनकी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है नॉवेल्स हैं। ठीक है। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा में इनकी ऐसे, संस्मरण और रेखा चित्र संग्रहित है। इनकी साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदू साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद प्रति पारितोषिक तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यशपाल की भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, सहज, सिंपल तथा व्यवहारिक है। प्रवाहपूर्ण मीन्स किसी को भी आराम से इंस्पायर करने वाली। सहज मीन्स सिंपल एंड व्यवहारिक मीन्स नेचुरल। ओके। महायज्ञ का एक टिप और दूंगी पहले मैं आपको, स्टोरी स्टार्ट होने से पहले। कोई भी स्टोरी हो उसमें आप लास्ट में एक चीज़ ज़रूर लिखना कि इनकी भाषा अत्यंत सहज और व्यवहारिक थी। अगर आप ये लिखते हो तो कोई भी, मतलब कोई भी राइटर हो, ये ज़रूर लिख लेना। ठीक है। और अगर आप भी तो फिलहाल MCQs आ रहा है तो आप उसमें टिक कर सकते हो। ठीक है। मैं ये बता रही हूँ आपको, MCQ एज वेल बाद में जो आपका रिटर्न होगा उसके लिए भी हो सकता है आ जाए। ठीक है, ये चैप्टर्स आ जाए, आप कुछ कह नहीं सकते।